इस वाली वीडियो में आप समझेंगे कि किस तरीके से आप श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपने घर के पते पर ही मंगा सकते हैं विदाउट यूनिवर्सिटी विजिट करे हुए। दैट मीन्स कि आपको यूनिवर्सिटी विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पर हैं आप वहीं पर अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से मंगवा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको दिखता है। ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आप लोग को क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना होगा, क्या क्या पूरी प्रक्रिया है, वो विस्तृत रूप से इस वीडियो में आपको पूरी बताई गई है। तो ये आशा करी जाती है कि आप सभी बातों का पूरे तरीके से पालना करेंगे और यदि आप पूरी बातों को एज इट इज़ फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आप सभी को आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक हर एक चीज़ को आप देखें और उसी प्रकार से आवेदन करें। सबसे पहले आप सभी को एक फॉर्म डाउनलोड करना है। ये फॉर्म आपको स्क्रीन में जैसा दिख रहा है इसी प्रकार का होगा और इसको डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। फॉर्म को डाउनलोड करके आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसका प्रिंट आउट जैसे आप निकालते हैं तो किस प्रकार से आपने इसको भरना है, क्या क्या इसमें पूरी डिटेल्स जाएंगी, आपकी कितनी फ़ीस कटेगी, फ़ीस किस हिसाब से जमा करनी है, तमाम बातें आपको बताई जा रही हैं। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। जैसा कि आप सभी ने समझा है कि हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट की। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है माइग्रेशन सर्टिफिकेट की फ़ीस 200 रुपीज़। इसके लिए आपने क्या करना है, इस फॉर्म को भरना है। यहाँ पर प्लीज़ सेंड माई के आगे आपने लिख देना है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इसके बाद आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है इंग्लिश के बड़े अक्षरों में, जो भी आपका नाम है, योर नेम, अपने नाम को आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप अपना नाम हिंदी में लिखेंगे। यहाँ पर जो भी आपका नाम है उसको आप हिंदी में लिखेंगे साफ साफ। ठीक है, उसके बाद अपने पिताजी का नाम यहाँ पर आप इंग्लिश में लिखेंगे। जो भी आपके फादर का नेम है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद अपने पिताजी का नाम यहाँ पर आप हिंदी में लिखेंगे, है ना। जो भी आपके पिताजी का नाम है उसको आप यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे। तीसरे नंबर कॉलम की बात करी जाए तो वहाँ पर लिखा हुआ है मदर्स नेम। मदर्स नेम को आप यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे। जो भी आपकी मदर का नेम है उसको आप यहाँ पर इंग्लिश में लिख देंगे। अच्छा, एक बात ध्यान से समझना कि जो भी आप ये डिटेल लिख रहे हैं, मतलब अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपनी माताजी का नाम, ये सब आप अपने 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखिएगा। जो भी आपको क्लास 10th में मिला है उसमें जिस हिसाब से आपके नाम की स्पेलिंग है, जैसे आपके फादर नेम की स्पेलिंग है ना, जो पूरी डिटेल है वो आप एज इट इज़ लिखिएगा। ठीक है, तो मदर नेम के बाद आता है डेट ऑफ बर्थ का कॉलम, जन्म तिथि, जो भी है आपकी जन्म तिथि उसको आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, है ना, जिस हिसाब से भी है। उसके बाद आप लिखेंगे रोल नंबर। अच्छा, रोल नंबर में एक बात ध्यान रखना, अगर आप लोग बीए हैं चाहे एमए हैं, यहाँ बीए एमए से मतलब है, बीए का मतलब सारे कोर्सेज जो यूजी के हैं, मतलब अंडर ग्रेजुएट, और एमए में जितने भी हैं पोस्ट ग्रेजुएट। अब पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट आप सभी को मालूम होगा, जिसे हिंदी में आप लोग स्नातक और स्नातकोत्तर कहते हैं, है ना। तो स्नातक और स्नातकोत्तर में आपने क्या क्या लिखना है वो ध्यान से समझिएगा। अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट है, मतलब यूजी का स्टूडेंट है, मतलब बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी है, ठीक है, अगर बैचलर्स डिग्री वाला स्टूडेंट है तो वो यहाँ पर अपना फाइनल ईयर का रोल नंबर लिखेगा। जो भी उसका फाइनल ईयर का रोल नंबर है जिसका वो यहाँ पर माइग्रेशन मंगाना चाह रहा है। मतलब अगर बीए, बीकॉम, बीएससी है तो जो उनका 3rd ईयर का रोल नंबर है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे, है ना। वहीं एमए, एमकॉम, एमएससी है तो जो उनका 2nd ईयर, जो लास्ट एग्ज़ाम देते हैं ना किसी भी परीक्षा को कंप्लीट करने के लिए, वो वाला रोल नंबर आप लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद आपका नेम ऑफ एग्ज़ाम, जिस माइग्रेशन सर्टिफिकेट को आप प्राप्त करना चाह रहे हैं वो कौन सी वाली एजुकेशन या कौन से वाले एग्ज़ाम के लिए आप मंगा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं तो आप बीए के लिए मंगाएंगे। वहीं अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो बीएससी के लिए, बीकॉम के हैं तो बीकॉम लिखेंगे, है ना। एमए, एमकॉम, एमएससी जो भी है, जिस भी चीज़ के लिए आप मंगा रहे हैं आप उस हिसाब से अपना वहाँ पर एग्ज़ाम के आगे नाम लिखेंगे, है ना। तो जो भी आपका है, जिस भी स्ट्रीम से आपने करा है अपना ग्रेजुएशन चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन, उस चीज़ को आप मेंशन करेंगे जिसका आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट मंगाना चाह रहे हैं। अब 7वें नंबर कॉलम पर है ईयर ऑफ पासिंग। ईयर ऑफ पासिंग का मतलब है जिस साल आपने अपनी फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन को पास करा है। मतलब बीए, बीकॉम, बीएससी की बात करूँ
तो जो थर्ड ईयर होता है वो थर्ड ईयर कौन सा वाला साल था, 2015 है, 2016 है, 2017 है, जो भी है आप उस वाले ईयर को यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो आपका फाइनल ईयर है उसको आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। उदाहरण के लिए मैं कह देता हूँ सन 2015 है। ठीक है, 2015 में किसी ने बीए थर्ड ईयर मतलब फाइनल ईयर पास करा था, वो लिख दिया। अब उसके बाद नेम ऑफ कॉलेज और सेंटर 8वें नंबर पे ये दोनों हैं, मतलब जो आपने लास्ट एग्जामिनेशन दी है जिसके बाद आपकी पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है उस पर्टिकुलर वाले फील्ड की जिसके लिए आप माइग्रेशन मंगाना चाह रहे हैं, वो आपने किस कॉलेज में दिया था एग्ज़ाम, है ना। तो यहाँ पर आप उस कॉलेज का नाम लिखेंगे और यहाँ पर सेंटर का नाम। अमूमन ये दोनों चीज़ें आपकी फाइनल ईयर में सेम ही होती हैं, है ना। तो ये सब बातें आपने देख ली। इसके बाद यहाँ पर आए तो टेलीफोन नंबर है, ये नहीं भी है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। एनरोलमेंट नंबर आपका SV से स्टार्ट हो रखा होगा, इसे देख लीजिएगा। जो भी आपकी मार्कशीट है फाइनल ईयर की उस हिसाब से आप इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद है रेगुलर प्राइवेट, आप व्यक्तिगत हैं कि संस्थागत हैं, है ना। पहले श्रीदेव सुमन प्राइवेट भी फॉर्म भरवाता था लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो आज की तारीख में तो सारे रेगुलर ही होंगे। लेकिन अगर कोई पुराना स्टूडेंट है जिसने प्राइवेट करा था तो वो यहाँ पर रेगुलर काट के प्राइवेट पर टिक लगा करके आगे प्राइवेट भी लिख देना। ठीक है, अब आती है डिवीज़न की बात। डिवीज़न में देख लेना भाई, जो तुम्हारी ग्रैंड टोटल वाली मार्कशीट है, मतलब जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है उसमें लिखा रहता है ग्रैंड टोटल, तो उस हिसाब से क्या परसेंटेज बन रही है उसको आप यहाँ पर लिख देना। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। अब ये भी समझ में नहीं आएगा बहुत से स्टूडेंट को कि हमारी डिवीज़न क्या बन रही है, तो अपनी मार्कशीट के बैक साइड में देखना, उसमें पूरा आपको ये जो होता है लिखा रहता है कि कितनी परसेंटेज वाले को फर्स्ट बोलते हैं, कितनी परसेंटेज वाले को सेकंड बोलते हैं और कितनी परसेंटेज वाले को थर्ड डिवीज़न बोलते हैं। तो ग्रैंड टोटल से निकालना ये 1500 के लगभग आसपास से होता है कि इतने टोटल तीनों साल के मार्क्स को एक साथ लिखा रहता है जो फाइनल ईयर की मार्कशीट होता है उसमें, है ना। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आता है नेम ऑफ पेपर्स। तो पेपर्स कौन कौन से थे आपके, जैसे मान लो किसी का हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, या जो भी सब्जेक्ट थे, 3 होते हैं, 3 के 6 बनते हैं ना, आप सभी को मालूम होगा। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इनको 2-2 टुकड़ों में आपने दिया होगा, है ना। तो ये 6 एग्ज़ाम बन जाते हैं। तो वो जो आपके मार्कशीट में सब्जेक्ट लिखे हुए हैं उन सब्जेक्ट को आपने यहाँ पर लिख देना है। 11वें नंबर पे है आपका आधार नंबर। आधार नंबर में अपना ही आधार नंबर डालना, जो आपका आधार नंबर है उसको आप लोग यहाँ पर लिख देंगे, जो भी आपका आधार नंबर है। ठीक है, अब उसके बाद एड्रेस फॉर कॉरेस्पेंडेंस, मतलब पत्राचार का पता, जिस एड्रेस पे ये भेजना है। तो ये कोशिश करना कि जो स्टूडेंट है वो खुद अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट को मंगाए, ऐसा ना कि उसके बिहाफ पे कोई और इस चीज़ को कर रहा हो। तो जो स्टूडेंट का आधार कार्ड है और जो उसके पीछे एड्रेस लिखा हुआ है उसी एड्रेस को आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे पूरा साफ़ सुथरे अक्षरों में। ठीक है, तो ये हो गई बात इस फॉर्म को यहाँ तक भरने की। अब यहाँ पर आप लोग अपना सिग्नेचर मार देंगे, जो भी आपका सिग्नेचर है। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद अगला कॉलम आता है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, इसको आपने छोड़ देना है। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ 2 के हिसाब से आपने यहाँ पर क्या लिखना है, अपना एड्रेस। जिस एड्रेस को आपने यहाँ पर लिखा है ना, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस वाला, उस वाले एड्रेस को यहाँ पर लिख देना, जो भी आपका एड्रेस है पूरा का पूरा। ठीक है, अपना पूरा प्रॉपर एड्रेस लिख देना पिन कोड के साथ, जो भी एरिया पिन कोड है। ठीक है, साथ में अपना फ़ोन नंबर भी डाल देना। क्लियर है बात? इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी कि फॉर्म कैसे भरना है। तो ये सब तो आपने कर लिया, फॉर्म कैसे भरना है। अच्छा, इसमें एक कॉलम रह गया कि डेट वाला, इसमें आप डेट डाल देना जिस भी तारीख को आप फॉर्म भर रहे हो। ऐसा नहीं है कि जिस तारीख को आप फॉर्म ये भेजेंगे वही वाली तारीख लिखनी है, तारीख कोई भी लिख सकते हैं आप, 2-4 दिन आगे पीछे चलता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एक बात तो आप सभी समझ गए कि फॉर्म हमें किस तरीके से भरना है। आपने पूरे फॉर्म को भर लिया भली भांति, हर एक चीज़ को आपने। ठीक है, अब बात आ जाती है कि फ़ीस का। अब हम इस फ़ीस का भुगतान कैसे करेंगे, जो कि हमारे माइग्रेशन सर्टिफिकेट वाले मामले में 200 रुपये का शुल्क है। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा कि आपने ये किस तरीके से जमा करना है। आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर एक डिटेल शेयर हो रही है कि आपने किस तरीके से अपनी फ़ीस को जमा करना है। देखिए, मैं आप सभी को यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप सभी इसको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भेजें। अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग या नेट बैंकिंग का अनुभव अच्छा नहीं है तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ट्रांजैक्शन आईडी, ये सब चीज़ों की डिटेल अच्छे से नहीं आती है देखना, तो आप डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भेजिएगा। 200 रुपये को आपने डिमांड ड्राफ्ट का बनवाना है ना।
₹200 का आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है और ये बनता है आपके बैंक से। जिस भी बैंक में आपका खाता है या आपके पिताजी का खाता है, माता जी का खाता है, उस वाले बैंक से आप अपना डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं। और ये डिमांड ड्राफ्ट जब आप बनवाएंगे तो बैंक वाले आपसे पूछेंगे कि किसके लिए बनाना है, किसके फेवर में बनाना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो BA BCom और MA MCom MSc वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए ये वाली डिटेल है। अकाउंट नंबर आप ये वाला लिखेंगे, IFSC कोड ये जाएगा और किसके फेवर में बनेगा वो आएगा फाइनेंस ऑफिसर श्रीदेव सुमन FSDS करके, ठीक है, FOSDS। तो जब बैंक वालों के उसमें पूरा रहता है डिटेल, वो जैसे इन सब चीज़ों को डालेंगे वो सारी चीज़ें आपकी बन जाएंगी, ठीक है। तो किसके फेवर में बनाना है वो डिटेल मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी। अब बात करी जाए, अगर आप लोग B.Ed M.Ed से रिलेटेड अपना अगर आप जो भी डॉक्यूमेंट मंगा रहे हैं वो इस वाले फील्ड से रिलेटेड है, तो फिर आपके लिए ये वाला अकाउंट नंबर, ये वाला IFSC और ये वाली डिटेल हो जाती है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अपने कोर्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना कि जो आप डिमांड ड्राफ्ट बना रहे हैं वो किसके फेवर में और किस वाले अकाउंट नंबर पे जाना है, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट बनने के बाद आपको एक तरीके का, जैसा एक 2000 का नोट होता है, लगभग उसी तरीके का थोड़ा और बड़ा साइज़ का आपको एक ड्राफ्ट दे दिया जाता है। अब आपने क्या कर लिया, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 200 रुपये की फ़ीस पे कर दी है और आपको बैंक ने उसके बदले में एक डिमांड ड्राफ्ट दे दिया है। एक तरह से समझिए एक 2000 के नोट की तरह ही, एक करेंसी की तरह ही आपको दिखेगा, वो आपको दे दिया है, ठीक है। क्लियर है बात इतनी। अब आपने क्या करना है कि इस डिमांड ड्राफ्ट को भी अपने पास रख लेना है। तो हमने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसके साथ हमने इस डिमांड ड्राफ्ट को भी अटैच करना है, ठीक है। तो ये बात तो रही उन स्टूडेंट के लिए जो लोग डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से फ़ीस जमा करेंगे तो वो लोग इस बात को क्लियरली मेंशन करें कि जब वो इंटरनेट बैंकिंग से इन वाले खातों में पैसा डाल रहे हैं, चाहे गूगल पे से भी क्यों ना डाल रहे हों, तो जब वो डालें तो उसमें इस चीज़ को क्लियरली मेंशन करके, जो उसकी स्क्रीनशॉट या जो आप उसकी रिसिप्ट निकालेंगे तो उसमें इस चीज़ को मेंशन ज़रूर करें कि कितनी तारीख को डिपॉजिट करा गया है। जैसे मैं आपको अगर यहाँ पर लिख के बताऊँ तो आप उसमें लिख दीजिएगा साइड में डिपॉजिट डेट, है ना, डिपॉजिट के आगे, डेट के आगे फिर टाइम, कितने बजे जमा करा, ट्रांजैक्शन ID, किसके खाते से वो पैसा कटा है। जैसे गूगल पे में जो होते हैं आपके अकाउंट नेम होते हैं तो वो भी आप लिख दीजिएगा फ्रॉम अकाउंट, किसके अकाउंट से ये फ़ीस जमा हुई है, वो सब चीज़ें आप इसमें क्लियरली लिख दीजिएगा। ये किस वाले केस में बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप लोग खुद इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से फ़ीस को जमा कर रहे हैं, जो कि ये 200 रुपये है। ये 200 रुपये वाली फ़ीस अगर आप लोग बैंक ड्राफ्ट से ना कर करके खुद ही अपना गूगल पे या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर रहे हैं जमा, तो जमा करने के बाद जो आपकी रिसिप्ट होगी उसमें आप इस चीज़ को क्लियरली देख लीजिए कि ट्रांजैक्शन ID उसमें सही लिखी हो, और उसमें आप खुद ही एक कोने में ये लिख दीजिएगा सबमिटेड फ्रॉम अकाउंट, किसका अकाउंट था वो जिससे आपने फ़ीस जमा करी है 200 रुपीज़, कितनी तारीख को आपने फ़ीस जमा करी है, कितने बजे करी है ना। तो ये सब प्रविष्टियाँ आप उसमें स्पष्ट रूप से लिख दीजिएगा। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा अगर आप लोग इंटरनेट बैंकिंग का तजुर्बा अच्छा नहीं रखते हैं तो आप डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भी अपना शुल्क अदा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने दो तरीके देख लिए, एक डिमांड ड्राफ्ट और दूसरा इंटरनेट बैंकिंग। आपने इन दो तरीके से अपनी फ़ीस जमा कर ली, या तो आप डिमांड ड्राफ्ट कर लीजिए या इंटरनेट बैंकिंग या गूगल पे या फ़ोन पे, जिस भी माध्यम से डायरेक्ट खाते में पैसा जमा होता है। लेकिन आपने उसका फिर वो रिसीविंग भी प्रिंट आउट करके निकाल देना है, क्योंकि आपने देखा कि हमने डिमांड ड्राफ्ट कर तो हमको बैंक दे रहा है एक तरह से, एक नोट की तरह वो, है ना, कि ये है भैया आपका डिमांड ड्राफ्ट। लेकिन जब आप इंटरनेट बैंकिंग करेंगे तो ये चीज़ अब आपको खुद करनी है कि आपने जमा कर दिया है तो उसकी अब रिसिप्ट निकालो आप। ये सब आपको आता होगा किस तरीके से जमा करी हुई जो रकम होती है उसकी पूरी रिसिप्ट आती है, उसमें ट्रांजैक्शन ID होगी, डेट होगा, टाइम होगा, अकाउंट होल्डर नेम होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपने एक क्लीन पेज में प्रिंट आउट निकाल लेना है। दो चीज़ें हो गई, या तो डिमांड ड्राफ्ट से करा है या इंटरनेट बैंकिंग से करा है। ये बात आप समझ गए, ठीक है। अब क्या आ गया, हमने ये फॉर्म तो अच्छे से भर दिया है ना, ये फॉर्म तो हम लोग भर चुके हैं। अब इस फॉर्म के साथ हमने 200 रुपये की फ़ीस भी जमा कर दी। अब इस 200 रुपये की फ़ीस को हमने किस तरीके से जमा करा है, या तो हमने इसको इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा है, या तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जमा करा है, या हमने इसको DD के थ्रू जमा करा है,
मतलब डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। तो मैं दोबारा सिखाऊंगा, जो स्टूडेंट को थोड़ा भी दिक्कत है, इंटरनेट बैंकिंग का अच्छा तजुर्बा नहीं है, वो लोग डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ही करें, तो इसमें इनको सरदर्दी कम होगी। ठीक है, आपने डिमांड ड्राफ्ट बना दिया, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि स्टूडेंट डिमांड ड्राफ्ट के साथ ही चल रहा है। डिमांड ड्राफ्ट बना दिया, फॉर्म भर दिया। अब आपने क्या करना है, इस फॉर्म के साथ आपने अपने डॉक्यूमेंट एनक्लोज करने हैं। डॉक्यूमेंट एनक्लोज का मतलब इस फॉर्म के साथ एक तो ये पन्ना हो गया जो ये फॉर्म आप देख रहे हैं, इसके साथ आपने एक डिमांड ड्राफ्ट भी देख लिया, वो भी आपने इसका अटैच करना है। बाकी आपने इसमें अपने डॉक्यूमेंट लगाने। फॉर एग्जांपल अगर कोई बीए, बीकॉम, बीएससी के लिए मंगा रहा है, तो वो अपनी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की जो मार्कशीट होती है उसकी फ़ोटो स्टेट करके और उसको सेल्फ अटैच करके, मतलब खुद के सिग्नेचर मार करके नीचे और उसमें सेल्फ अटैच लिख करके इस वाले फॉर्म के साथ अटैच कर दे। क्लियरली बात समझ में आ गई? मैं इसको दोबारा आपके लिए क्लियर यहाँ पर लिख देता हूँ। आप लोगों ने क्या करा, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को दोबारा से समझ लो। आपने सबसे पहले वो फॉर्म फिल करा जो हमने आपको भी दिखाया था, आपने फॉर्म फिल करा, उसके बाद आपने फ़ीस को पेमेंट करा, आपने फ़ी पे करी। अब ये फ़ी पे आपने दो तरीके से करी, या तो आपने डीडी करी या आपने आई नेट बैंकिंग से कर ली, इंटरनेट बैंकिंग से कर ली। अब इसके बाद आपने क्या करने हैं, इसमें डॉक्यूमेंट एनक्लोजर करने हैं, मतलब संलग्न करने हैं। मतलब इस फॉर्म के साथ आपने कुछ और कागज़ों की फ़ोटो स्टेट करके स्टेपल करके भेजनी है आगे। तो वो क्या होंगी, अगर आप लोग बीए, बीकॉम, बीएससी वाले स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की जो मार्कशीट है इसकी फ़ोटो स्टेट निकाल के सेल्फ अटैच कर देनी है, उसमें सेल्फ अटैच लिख के अपना सिग्नेचर मार देना है। ठीक है, साथ में आपने अपना आधार कार्ड, जिसे आप लोग यूनिक आइडेंटिटी भी कहते हैं, उसका भी फ़ोटो स्टेट निकाल करके और उसको भी सेल्फ अटैच करके सेल्फ सिग्नेचर मार देना है। यूआईडी जब आप निकालेंगे, अपना आधार कार्ड का जब आप फ़ोटो स्टेट निकालेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना कि बहुत से स्टूडेंट खाली फ्रंट वाला जो होता है पोर्शन उसी का फ़ोटो स्टेट निकालते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपने फ्रंट और रियर दोनों तरफ की उसकी फ़ोटो स्टेट निकालनी है, जिसमें एक तरफ आपका नाम होता है और बैक साइड पे आपका एड्रेस भी होता है। तो पूरा आधार कार्ड का आपने फ़ोटो स्टेट निकालना है। उसमें ऐसा ना हो कि खाली फ्रंट वाला पेज दिख रहा है और बाकी आपका जो एड्रेस वगैरह है वो सब उसमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या देखा आपने कि आप लोगों ने फॉर्म फिल करा, फीस पे करी, डॉक्यूमेंट एनक्लोज कर दिए बीए, बीकॉम, बीएससी के लिए। अच्छा, अगर एमए, एमकॉम, एमएससी वाले केस हैं या जो भी आपका केस है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सर अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं हर एक के लिए यहाँ पर डिटेल से बोलूँगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो आप लोग सिंपल ये करो, 10वीं 12वीं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और जो मास्टर्स का फर्स्ट ईयर है, मास्टर्स का सेकंड ईयर है, जितने डॉक्यूमेंट हैं आपके एकेडमिक, उन सब की फ़ोटो स्टेट लगा दो और साथ में अपना सेल्फ अटैच्ड करके अपना सिग्नेचर हर डॉक्यूमेंट के फ़ोटो स्टेट के साथ इस वाले फॉर्म के साथ एनक्लोज कर देने हैं। अब हमने क्या कर दिया है, अब हमने सारे डॉक्यूमेंट जितने मैंने आपको समझा दिए हैं उन सबको हमने जो स्टार्टिंग में फॉर्म फिल करा था, ठीक है, उसके साथ हमने इसको स्टेपल कर देना है। ठीक है, एक साथ लगा करके स्टेपल कर देना है और सबसे पहले फॉर्म से सबसे पहले वाले जो होगा पन्ना, उसके सबसे ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे, अपना डीडी लगा देंगे। जो डिमांड ड्राफ्ट है वो कुछ ऐसा ही दिखेगा आपको। मैंने आपको बताया ना, जितना 2000 का नोट होता है उसका दुगना साइज़ कर लो, बस कुछ उतना ही साइज़ आएगा आपके डिमांड ड्राफ्ट का। उसको सबसे पहले, उसके नीचे आपका एप्लीकेशन फॉर्म, उसके नीचे अपनी 10वीं 12वीं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर मास्टर का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इस तरीके से क्रम अनुसार लगा देना कि जिस तरीके से आपने पढ़ाई करी है। सबसे पहले 10वीं होती है, फिर 12वीं होती है, फिर फर्स्ट ईयर होती है, फिर सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर। समझ रहे, जिस तरीके से आपकी लेटेस्ट एग्जामिनेशन है जिसका आप लोग माइग्रेशन मंगाना चाह रहे हैं, इस तरह से आपने उस सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटो स्टेट, साथ में आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट, उसके सबके नीचे अपना सिग्नेचर करके सेल्फ अटैच लिख करके इस फॉर्म के साथ स्टेपल करके आपने एक लिफाफे में डाल देनी है। ठीक है, एक लिफाफे में डाल देनी है। अब वो लिफाफा कुछ इस तरीके का आप लोगों को दिखेगा। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको एक दिखा रखा है। अब इस लिफाफे के ऊपर आपने क्या करना है, इस लिफाफे के ऊपर आपने लिख देना है एप्लीकेशन फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, सबसे ऊपर आप इसको टॉप पे ऐसे लिख देंगे, जैसे मैंने ये लिख रखा ना, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इस तरीके से आपने इसको लिख देना है। उसके बाद कॉलम आएगा कि किसको भेज रहे हैं, तो 2 करके लिखेंगे, रजिस्ट्रार श्रीदेव सुमन उत्तराखंड, बादशाही हॉल, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड, पिन कोड 249199, और फिर उसके नीचे फ्रॉम प्रेषक, मतलब जो भेज रहा है, फिर अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना पिन कोड, अपना फ़ोन नंबर। ये बच्चों वाली बात है, ये सब आप सभी को मालूम है किस तरीके से लिखनी होती है। ये सब बातें आपने इसमें लिख दी अच्छे से।
लिफाफे के ऊपर, और इस लिफाफे के अंदर आपने डिमांड ड्राफ्ट, अपना वो फॉर्म एप्लीकेशन वाला जो हमने शुरू में भरा था, है ना, दोबारा दिखा देता हूँ, कई लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होगा, ये वाला फॉर्म, ठीक है, याद आ गया ना, ये वाला फॉर्म जो हमने पूरा भरा है अभी, इस वाले फॉर्म को, है ना, और डिमांड ड्राफ्ट को, और अपना जितने भी डॉक्यूमेंट हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी लेटेस्ट एजुकेशन तक है जिसको हमने मंगाना है, उन सबको फ़ोटोस्टेट, साथ में आधार कार्ड की फ़ोटोस्टेट और सेल्फ अटेस्ट करके साइन करके हमने इस लिफाफे के अंदर डाल देना है, और इस लिफाफे के ऊपर किस किस तरह से एड्रेस लिखना है कि कहाँ इसको भेजना है वो भी हमने दिखा दिया। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने कैसे भेजना है, इसको हमने भेजना है भारतीय डाक से, जो हमारी भारतीय डाक होती है सरकारी वाली, जिसे आप लोग स्पीड पोस्ट भी कहते हैं, ठीक है, सरकारी डाक के माध्यम से ही भेजिएगा, मैं आप सभी को यही रिकमेंड करूंगा। भारतीय डाक से आप भेजेंगे तो इसके बाद आपको क्या मिलेगा, एक रसीद मिलती है, जैसे आप इसको भेजते हैं ना तो आपको एक रसीद मिलती है। हालांकि ये ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ तक आप किसी भी भारत के किसी भी कोने से भेजेंगे तो ये अधिकतम 50 रुपये के पीछे पीछे ही इसका शुल्क आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, तो 50 रुपये की फ़ीस कटेगी, और वो लोग आपको एक रसीद देंगे जिसमें आपका एक ट्रैकिंग नंबर होगा, एक नंबर होता है जिसे बोलते हैं ट्रैकिंग नंबर, ठीक है। तो आपने वो रसीद रख लेनी है, उसको अपने पास सुरक्षित रख लेना है, उसकी फ़ोटो खींच के रख लेनी है, ताकि भविष्य में ये आपके काफ़ी काम आएगा एज अ एविडेंस कि आपने डाक भेजी है। अब आप इसको भेज दिया, आपने ट्रैकिंग नंबर आ गया, ट्रैकिंग नंबर को आप इंडियन पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं कि आपकी डाक कहाँ तक पहुँची है। मोस्टली 3 से लेकर 6 दिन के भीतर हर हाल में ये डाक यूनिवर्सिटी के पास तक पहुंच जाएगी। एक बार यूनिवर्सिटी के पास आपकी डाक पहुंची, आपने फॉर्म जिस तरीके से आपको बताया है उस तरीके से आपने भरा है, तो निश्चित तौर पर जो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको आपके घर पर भेज दिया जाए। और ये रही पूरी जानकारी माइग्रेशन सर्टिफिकेट को प्राप्त करने की। फिर भी कोई एक बात हो जो इस वीडियो में ना आपको बताई गई हो, तो आपके सामने स्क्रीन पर लगातार नंबर बना हुआ है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी जो भी क्वेरी है उसको आप रिटर्न फॉर्म में भेज सकते हैं लिख के, और उचित समय के अंतर्गत आपको उस चीज़ का जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी, आप सभी अपने माइग्रेशन की प्राप्ति कर सकते हैं इस तरीके से। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही आप सभी के साथ मुलाकात होगी एक नए और एक जानकारी भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।